सार्थक, थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपके जैसे छात्र सामने आए। और सीबीएसई में कितना घपला है, कितना घोटाला हो रहा है, ये पूरा सिस्टम कितना फेल है, कितना खिलवाड़ हो रहा है, हमें ये बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। अब सार्थक ये बताएं कि आपने ये क्रैक कैसे किया, आपको कैसे समझ में आया कि इतनी गड़बड़ी है इसमें? मैम, सबसे पहले कोएम्ट का ऑन मार्क प्लेटफॉर्म इतना इनसिक्योर है कि उसका हर जगह जीटीयू में, बीटीयू में, हर जगह वो प्लेटफॉर्म हैक हो रहा है। और अगर ये प्लेटफॉर्म हर जगह हैक हो रहा है तो ये सवाल बनता है कि सीबीएसई ने इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए मैंने टेंडर्स निकाले। टेंडर्स में मुझे पता चले कि 3 टेंडर के बाद ये वेंडर फाइनलाइज हुआ। ये जो वेंडर है ये कोएम्ट एजुटेक था। पिछले वाले में ये रिजेक्ट हो गया था, पिछले आरएफपी में, और एक और आरएफपी को जेम पोर्टल से हटा दिया गया है। मैंने जब दोनों आरएफपीज एक साथ पढ़े तो मुझको बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिपेंसीज मिली जो मैं मानता हूँ कि ऐसे दर्शाते हैं कि ये एक पैटर्न पेंट करते हैं कि ये सीबीएसई कोएम्ट एजुटेक की मदद कर रहा है। मैंने इसे अपने ब्लॉग्स में, सारे ब्लॉग में पॉइंट वाइज, स्ट्रक्चर्ड वाइज सबको लिखा है। एक पॉइंट मैं आज रेज करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपके जो स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट चल रहा है, जो रेड सर्कल है, वो मैंने किया है। उसमें आपको दिख रहा होगा कि द इशू विल बी पुट इन फ्रंट ऑफ अ कमिटी डिसाइडेड बाय सीबीएसई। ये नए आरएफपी में था, 28 अगस्त को जो रिलीज हुआ है। और ये जो नए आरएफपी में जो ये क्लॉज था, इसको एक कॉरिगेंडम डाला गया है। और सीबीएसई ने अपने से एक्टिवली एक पावर छीनी है कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट ना कर सके। ये कॉरिगेंडम निकाला गया कि सीबीएसई से जो पावर है, ब्लैकलिस्ट करने की पावर है, वो छीन ले। ये कॉरिगेंडम 20 सितंबर को निकाला गया। सार्थक, तो ये बात दर्शकों को और अच्छे से समझ में आए, उसके लिए आपको ये बताना चाहिए कि कोएम्ट का एग्जैक्टली काम क्या था, कोएम्ट को किस बात के लिए टेंडर दिया गया था। सार्थक मैम, कोएम्ट को क्यूसीबीएस बेसिस पे टेंडर दिया गया था और टेंडर 3 बार बदले गए थे। मेरा वो सवाल है कि टेंडर क्यों बदले गए थे। कोएम्ट को टेंडर दिया गया, ये सब जानते हैं। कोएम्ट को देखा जाए तो सीबीएसई ने लीगली ही दिया, लेकिन 3 बार बदल के क्यों दिया, ये मेरा सवाल है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ। मैं एक छात्र हूँ जिसका भविष्य ओएसएम की वजह से थोड़ा सा खतरे में दिख रहा है, या फिर जैसे भी सीबीएसई ने अपना टेंडर प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट नहीं रखा। सीबीएसई पर हम सब छात्रों का भविष्य डिपेंड करता है। तो हम चाहते हैं कि सीबीएसई एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करे। बिल्कुल, हम भी वही चाहते हैं, इसलिए आज का ये मुद्दा उठाने के पीछे सार्थक हमारा कारण भी यही है। सार्थक, एक और बात बताएं, एक और जो इस पूरी स्कैन शीट्स को देखने से पता चलता है, ऐसा लगता है ये स्कैन हुई ही नहीं है। ऐसा लगता है इन शीट्स को देखने पर एज इफ कोई रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आ रहा है जो कि स्कैनिंग में नहीं आता है। जी मैम, ड्रॉप शैडोज आ रहे हैं। जी सार्थक, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी मैम, तो ये स्कैनर क्या हुआ था कि सीबीएसई ने पिछले जो आरएफपी था उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि ऑटोमेटिक बुक स्कैनर्स यूज करो विथ 300 डीपीआई। और जो नया आरएफपी है उसमें 300 डीपीआई को 200 डीपीआई बना दिया गया है, और वहां लिख दिया गया है कि सफिशिएंट स्कैनर्स यूज करो। ये नहीं बताया गया कि कौन से स्कैनर्स यूज करो। ये नहीं बताया गया कि जैसे कोई भी, आप किसी भी दूसरे रीजनल ऑफिस का आरएफपी देख लीजिए, सीबीएसई के किसी भी दूसरे रीजनल ऑफिस का, वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि डुप्लेक्स स्कैनर यूज करो, 60 पेजेस पर मिनट बोथ साइड्स, 300 डीपीआई के साथ। मैंने अपने ब्लॉग में रांची रीजनल ऑफिस सीबीएसई का प्रमाण दिया है कि रांची रीजनल ऑफिस लिखता है कि 60 पेजेस पर मिनट यूज करो। मेरा बस यही कहना है कि अगर सीबीएसई द्वारका ने, जो सीबीएसई हेड ऑफिस है, इसने रिलीज किया है, तो ये क्लियरली मेंशन क्यों नहीं करके कहता है कि कौन से स्कैनर्स यूज करो, किस क्वालिटी के स्कैनर यूज करो।